तो स्वागत है आपका और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। यो स्टॉक में चूंकि आपका शो है तो तौर तरीके जान लीजिए, करना कुछ नहीं है। स्क्रीन के एक आधे हिस्से में लगातार हम एक नंबर फ्लैश होता हुआ बीच बीच में करेंगे। इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, जो भी तरीका आपको रास आता हो आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। याद रखिए आप सोशल मीडिया पर भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं, यूट्यूब के कॉमेंट बॉक्स में भी अपने सवालों को ड्रॉप कर सकते हैं और उस पर हम अपने दिग्गज एक्सपर्ट से समाधान लेंगे। याद रखिए अपना सवाल स्पष्ट लिखा करिए। सबसे पहले अपना और अपने शहर का नाम, किस स्टॉक पे आपका सवाल है वो बताइए, कितनी क्वांटिटी में आपने वो शेयर लिया है और आपने किस भाव पे खरीदारी की है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको काम करना है वो ये है, अपना व्यू जरूर देना है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म, जो भी आपका व्यू हो उस आधार पर हम अपने दिग्गज एक्सपर्ट से आपके स्टॉक पर राय लेंगे। तो अपने सवाल फटाफट से भेजते जाइए। बहुत सारे सवाल पहले से भी आपके आए हुए हैं, उन सवालों को हम चर्चा में शामिल करेंगे। इस बीच एंजल वन से राजेश भोसले साहब आज आपके तमाम समस्याओं का समाधान, आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले ज़रा बाजार का एक चेक ले लेते हैं और उस पर आएंगे हम आपके पास। तो बाजार में गिरावट अब गहराती हुई नजर आ रही है। निफ्टी देखिए 25,900 के पास इस वक्त और लगभग 150 अंकों की गिरावट हम देख पा रहे हैं। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो लगभग 240 अंकों की गिरावट, 58,150 के पास इस वक्त बैंक निफ्टी। दोनों ही इंडेक्स लाल निशान में। मिड कैप और स्मॉल कैप पर भी प्रेशर हम आज देख रहे हैं। कोई एक्शन कहीं ना कहीं हर तरफ नदारद है। हालांकि मिड कैप में एक रिकवरी नजर आई, उसकी वजह से जो अभी फिलहाल ट्रेंड देख रहे हैं वो थोड़े से फ्लैटिश नजर आ रहे हैं। स्मॉल कैप में भी कमोवेश यही हाल है। निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट जरा लेकर आइए। गेनर्स की लिस्ट में आप देखेंगे कोल इंडिया निफ्टी का टॉप गेनर है, 1% की तेजी यहां पर हमें नजर आ रही है। इसके अलावा एल&टी, नतीजे जो रहे वो बहुत ही उम्मीद के मुताबिक तो नहीं रहे, उसके बावजूद एल&टी चल रहा है, लगभग 1% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड लगातार दूसरा दिन जब हम देख रहे हैं कि एक्शन में है, आज भी ½ मजबूत होता हुआ। अल्ट्राटेक सीमेंट और श्रीराम फाइनेंस, मारुति सुजुकी ½ मजबूत होते हुए। लूजर्स की लिस्ट भी आपके सामने लेकर आते हैं। निफ्टी के टॉप लूजर में डॉक्टर रेड्डीज 4.5% की गिरावट है आज डॉक्टर रेड्डीज में। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ लगभग 2% फिसलता हुआ। भारतीय एयरटेल में भी लगभग 2% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बजाज फिनांस, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, इन सभी में जो है वो गिरावट फिलहाल नजर आ रही है 1.25 से 1.5% की। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपके सामने लेकर आते हैं। मार्केट ब्रेथ अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे 1642 शेयर इस वक्त ऐसे हैं जो कि लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं और 1151 शेयर मात्र ऐसे हैं जो कि आज हरे निशान में कारोबार करते नजर आ रहे हैं। तो ये था बाजार का पूरा ब्यौरा। हेडलाइंस के रूप में हमने आपको अहम खबरें भी बता दी। अब राजेश जी का रुख करते हैं। राजेश जी, बाजार में लगातार जो गिरावट है वो गहराती हुई, यहाँ से अब क्या रणनीति रखी जाए अगर आज के दिन की बात करें? जी नमस्कार प्रशांत जी, आफ्टरनून। देखिए, अगर आप लास्ट फ्यू सेशंस को देखें तो डेफिनेटली मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रहा है, बट ओवरऑल अगर आप अक्टूबर के स्विंग लो से देखें तो ऑलमोस्ट निफ्टी ने जो है 5% का रैली किया है एंड उसके बाद 26,000 और 26,200 के आसपास ऑल टाइम हाई के आसपास है। इसके लिए मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करे क्योंकि इंडिकेटर्स भी जो है थोड़े से ओवरबॉट है, बट अभी भी जो अंडरटोन है वो पॉजिटिव है क्योंकि हमने देखा है कि वीकली चार्ट में ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। लास्ट कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि 25,700 25,800 की रेंज में एक सपोर्ट है एंड ऑन द हाई साइड 26,000 26,200 ये एक रेजिस्टेंस है। तो इसी रेंज को प्ले करना चाहिए। 25,800 के आसपास आता है तो वहाँ पे बाय करना चाहिए एंड 26,200 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखें तो वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस है एंड हम एक्सपेक्ट करें कि जो इंडिविजुअल काउंटर्स है उसमें एक आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा, तो वहाँ पे डेफिनेटली फोकस रखना चाहिए। इंडेक्स पर राजेश जी का व्यू था, लेकिन अब आपके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एके सिंह नोएडा से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। एके सिंह जी बताइए, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? मेरे पास रेमंड्स लिमिटेड के 225 शेयर है 1585 पर शेयर के हिसाब से, और इजी ट्रिप लाडर के 6,600 शेयर है 12.5 रुपए पर शेयर के हिसाब से। लॉन्ग टर्म का व्यू है मेरे। लॉन्ग टर्म का व्यू रेमंड के आपके पास 225 शेयर 1585 का भाव है आपका, और डिमर्जर के बाद अभी जो फिलहाल स्टॉक है वो 582 पर ट्रेड करता हुआ, इसके लिए आपको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। और दूसरा शेयर है आपके पास इजी ट्रिप का।
इजी ट्रिप के आपके पास 12 रुपए पर 12.5 रुपए के करीब आपके पास 6,600 शेयर्स हैं और अभी शेयर का भाव देखिए इजी ट्रिप का तो 8 रुपए पर ट्रेड करता हुआ। दोनों ही शेयरों पर आप नुकसान इस वक्त झेल रहे हैं। बताइए राजेश जी, इजी ट्रिप और रेमंड दोनों स्टॉक्स पर क्या राय होगी इनकी? एक साल का नजरिया है इनका। देखिए इजी ट्रिप जो है एक पेनी स्टॉक है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, कोई भी मेजर स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस काउंटर में से एग्जिट करने की सलाह दूंगा। अभी फिलहाल ब्रॉडर मार्केट्स में स्ट्रेंथ है एंड काफ़ी ओवरसोल्ड है, तो यहाँ पे अगर एक कोई बाउंस आता है 9 रुपये 20 पैसे के आसपास, तो वहाँ पे एग्जिट करने की सलाह दूंगा कि इसमें कोई आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा जो इन्होंने काउंटर पूछा है वो है रेमंड लिमिटेड का। तो रेमंड लिमिटेड अभी फिलहाल अगर आप देखें तो 200 डीएमए के आसपास सपोर्ट है। हमने देखा था कि अप्रैल मंथ में काफ़ी अच्छा रैली हुआ था एंड उस रैली के की रिट्रेसमेंट लेवल्स के सपोर्ट पे आया है, तो फिलहाल के लिए होल्ड रख सकते हैं। नीचे में अगर आप देखें तो 560 के आसपास काफ़ी अच्छा बेस बना है एंड यहाँ से हम एक्सपेक्ट करें कि पॉसिबली एक 640 से 650 जोन में एक बाउंस बैक आ सकता है, तो वहाँ पे चार्ट्स को वापस रीचेक करना होगा, बट फिलहाल डेफिनेटली होल्ड रखा जा सकता है। की सलाह आपको मिलती हुई बढ़ते आगे सुशील हैं इंदौर से हमारे पास इस वक्त जुड़े हैं। सुशील जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर मेरे ये 3 स्टॉक पर सवाल है। एक मैंने सर बजाज फाइनेंस लिए हुए हैं 18 शेयर एट द रेट ऑफ 514 और फोर्स मोटर के 5 शेयर लिए हुए 9226 पर लिए हुए हैं। 9226 ओके, ठीक है। और एक सर जीआरएसी लिया हुआ मैंने एट द रेट ऑफ 3073। गार्डन रीच आपने किस भाव पे लिया है? 3073। 3073 ऊपरी। गार्डन रीच भी आपकी ऊपरी स्तरों की खरीदारी है? जी जी सर। जी। मैं एक चीज जान सकता हूं कितना समय देना चाहते हैं आप इन तमाम स्टॉक्स को? सर ये तो सर 4 से 5 साल के लिए है। चलिए ठीक है, तो लंबी अवधि के लिए तमाम स्टॉक्स। और राजेश जी मैं बारी बारी से बता देता हूं, इन्होंने जो फोर्स मोटर लिया हुआ है वो 9,922 के स्तर पे खरीदारी की हुई है। इसके अलावा अगर हम बजाज फिनांस की बात करें तो ये इन्होंने 514 के भाव पे ख़रीदा हुआ है। तो बजाज फिनांस में तो इनको अच्छा खासा मुनाफा होता हुआ, फोर्स मोटर्स में भी अच्छा खासा मुनाफा इनको होता हुआ, तो ये लेकिन चिंता इनकी गार्डन रीच में है, क्योंकि गार्डन रीच में जो है इन्होंने जो खरीदारी का स्तर हमें बताया वो 3073 का बताया है। तो पहले गार्डन रीच से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि नुकसान यहाँ हो रहा है। अभी फिलहाल 2500 का भाव चल रहा है। बताइए क्या करना चाहिए गार्डन रीच में, और इनकी बाइंग प्राइस 3073। देखिए प्रशांत जी, शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो एक कंसोलिडेशन मोड में रहा है गार्डन रीच शिपयार्ड, बट 4 से 5 साल के हिसाब से होल्ड रख सकते हैं। एंड अगर आप इसका हायर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। एक अच्छा रैली हुआ था अप्रैल और मई मंथ में एंड उसके बाद ये कंसोलिडेट करे, तो बायस अभी भी पॉजिटिव है एंड होल्ड रखा जा सकता है। 2200 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड जैसे ही स्टॉक 2600 के लेवल्स क्रॉस करता है पॉसिबली 3400 से 3500 जो इनकी बाइंग जोन है तो वो रिटेस्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। दूसरा जो इन्होंने काउंटर पूछा है वो है फोर्स मोटर्स। इसमें कहीं ना कहीं एक प्राइस करेक्शन लास्ट 2 से 3 महीने में देखने को मिला है, बट इसमें भी होल्ड रखा जा सकता है। ऑटो स्पेस पे व्यू पॉजिटिव है और ये एक काउंटर ऐसा है कि जब भी रैली स्टार्ट करता है तो इसमें प्रीवियस हाई क्रॉस करने के पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड रखा जा सकता है। नीचे में अगर आप देखें तो 15,800 के आसपास जो है फोर्स मोटर्स के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर आप देखें तो 17,500 के होंगे, वो क्रॉस करने के बाद स्टॉक जो है 20,000 के लेवल्स एंड फिर 22,000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। इनका जो लास्ट काउंटर है वो है बजाज फाइनेंस। ओवरऑल इसका भी चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इनफैक्ट मल्टी मंथ ब्रेकआउट जो है इस काउंटर में देखने को मिला है। एक्सपेक्ट कर रहा है कि आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है। इनफैक्ट ये बाय ऑन डिप काउंटर है। नीचे में अगर आप देखें तो 1000 के लेवल्स के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन रहा है एंड पहला जो रेजिस्टेंस होगा 1120 का एंड पॉसिबली 1200 के लेवल्स भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिल सकते हैं। तो तीनों काउंटर्स फिलहाल शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वीकनेस है, बट
लॉन्ग टर्म के नज़रिए से डेफिनेटली होल्ड रखा जा सकता है। तीनों स्टॉक्स पर राजेश जी की, लेकिन अब अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ लेते हैं। शरद शाह हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। गुड आफ्टरनून शरद जी, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मुंबई से बात कर रहा हूँ। कौन से शेयर पे आप सवाल पूछना चाहते हैं? अपना सवाल पूछिए। 5100 ASM टेक्नोलॉजी। ASM टेक्नोलॉजी, हाँ 5100 शेयर है, एवरेज है मेरा 100 रुपीज। 5100 शेयर ASM टेक्नोलॉजीज और एवरेज है आपका 100 रुपीज। 100 रुपीज। और कोई सवाल? हाँ, दूसरा PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट के आपके पास कितने शेयर है और क्या भाव है आपका? 10,000 शेयर से। 10,000 शेयर, हाँ वो 50 रुपीज। 50 रुपीज, हाँ 50। काफी अच्छा खासा मुनाफा। पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ये कोविड के टाइम पे सब। हाँ, बहुत बहुत बधाई हो आपको। काफी अच्छे मुनाफे में हैं आप और काफी अच्छे लेवल की खरीदारी है आपकी, 50 रुपए की खरीदारी, और अभी शेयर का भाव है 577 रुपए। कितना नजरिया और आपका है कि आप ये बता सकते हैं? मेरा कोई भी शेयर रहेगा 10 साल तक, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है स्टैलियन इंडिया। ओके, तो PG इलेक्ट्रोप्लास्ट 10,000 शेयर राजेश जी और 50 रुपए का भाव है। अगले 10 साल तक का नजरिया ये चाहते हैं कि बताइए क्या किया जाए, क्योंकि अच्छा खासा मुनाफा इनको है और ASM टेक के इनके पास 100 की खरीदारी है इनकी और 5100 इनके पास शेयर्स हैं। तो बताइए दोनों ही शेयर पर क्या राय होगी आपकी इनके लिए? जी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, काफ़ी अच्छे लेवल्स पे बाय किया है एंड उसके बाद इसको होल्ड करके रखा है। अभी अगर आप बात करें PG इलेक्ट्रोप्लास्ट की, तो इनके जो बाइंग लेवल्स थे उसके बाद स्टॉक जो है 1000 लेवल्स तक भी गया था एंड उसके बाद अभी ये स्टॉक हाफ करेक्ट हुआ है, मतलब अराउंड 550 लेवल्स के आसपास आ गए। तो कहीं ना कहीं इनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाना चाहिए था, बट अभी भी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स में। एंड अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें तो यहाँ से काउंटर जो है बाउंस बैक के पॉसिबिलिटीज़ है, तो यहाँ से पॉसिबली स्टॉक जो है वापस 800 लेवल्स तक जा सकते हैं। वहाँ पे 800 लेवल्स आता है तो वहाँ पे चार्ट्स को रीचेक करना होगा। प्राइस में अगर मोमेंटम है तो होल्ड रखना होगा, नहीं तो फिर यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए क्योंकि इनका ऑलरेडी जो हाई लेवल से है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया रहेगा। तो अभी 800 का लेवल एक्सपेक्ट करें तो वहाँ पे चार्ट्स को रीचेक करना होगा। दूसरा जो काउंटर है वापस एक बार रिपीट कीजिए। SM टेक्नोलॉजीज 5100 शेयर और खरीदारी का लेवल है वो 100 रुपए का है। जी देखिए, ये काउंटर ज़्यादा ट्रैक नहीं करते, बट ओवरऑल इसका भी ट्रेंड पॉजिटिव है और काफ़ी अच्छा रैली किया है एंड एक्सपेक्टेशन है कि वापस यहाँ से 4000-4200 लेवल्स जो है रिटेस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली होल्ड रखा जा सकता है। नीचे में 2800 के आसपास लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है और की सपोर्ट की रिट्रेसमेंट लेवल्स है, तो होल्ड रखा जा सकता है। शॉर्ट टर्म में एक कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी एक परफॉर्मेंस देखने को मिला है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से वापस 4400, 4200, 4400 एक्सपेक्ट कर सकता है। वहाँ पे चार्ट्स को एक बार रीचेक करना होगा। स्टॉक्स पर होल्ड करने की सलाह। ASM टेक्नोलॉजीज में आपको स्टॉप लॉस लगाकर आगे 4000 तक के लेवल दिख सकते हैं और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट में भी आपको 800 तक के लेवल आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों स्टॉक पर बने रहिए, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। Presented by Canara Bank. Together we can. मैं विहार मराठे, 34 ईयर्स ओल्ड, मैं लैंड डेवलपर हूँ। मैं पल्लवी मराठे, 30 ईयर्स ओल्ड एंड मैं आर्किटेक्ट हूँ। मेरा फाइनेंशियल गोल है अगले 1 साल में मुझे एक लग्जरी कार लेनी है
अगले 3 से 4 साल में मुझे एक बंगलो बनाना है और एट द एज ऑफ 50 मुझे फाइनेंशियल लायबिलिटीज से फ्री होकर रिटायरमेंट लेना है। हमने 5 साल पहले SIPs और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और SIPs में और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का रीज़न ऐसा है कि एक फाइनेंशियल फ्रीडम और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना था। हमने टीवी पे ऐड देखी थी एंड उसके बाद फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। म्यूचुअल फंड्स और SIPs की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें से हमें कंपाउंडिंग बेनिफिट्स मिलते हैं और इस पे ट्रैक करना बहुत आसान है। हम जस्ट कहीं भी हो मोबाइल फ़ोन से उसे ट्रैक कर सकते हैं। इमरजेंसी विड्रॉवल्स चाहिए तो हम कहीं से भी उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। यंग यूथ को यही कहना है कि मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट कर दो और 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो एंड कल सोचने से ज़्यादा अच्छा है कि अभी स्टार्ट कर दो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। इन एसोसिएशन विद SBI, बेस्ट है सबको पता है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। यो स्टॉक्स देख रहे हैं आप। कुछ सवाल यूट्यूब से भी आए हैं, उनके सवाल भी शामिल करते हैं। SK गर्ग साहब ने चंडीगढ़ से अपना सवाल पूछा है। IDFC फर्स्ट बैंक पर राय जानना चाहते हैं। 62 की इनकी बाइंग है राजेश जी, और IDFC फर्स्ट बैंक में हम देख रहे हैं कि एक तरह से बीच में एक अच्छी रैली नजर आई थी, उसके बाद फिर एक रेंज में ही ये स्टॉक का इस वक्त घूमता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पिछले एक महीने में हमने देखा कि एक अच्छा रनअप देखा था। इनकी बाइंग इंटरेस्टिंग है 62 की, बताइए क्या सलाह होगी इन्हें? डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। अगर इसका चार्ट अगर मैं देखूँ तो वीकली चार्ट में एक क्लासिकल इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला है एंड जिसके जो पॉसिबल टारगेट्स होंगे वो होंगे अराउंड 90 लेवल्स के। तो काफ़ी लंबा टारगेट है। यहाँ से थोड़ा सा टाइम देना होगा, अराउंड 1 साल का नज़रिया रखना होगा, बट डेफिनेटली बायस पॉजिटिव। नीचे में अगर आप देखें तो 70 के आसपास जो है ये ब्रेकआउट है, तो कोई भी डिप आता है तो 70 के आसपास बाइंग देखने को मिल सकती है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर हम एक्सपेक्ट करें स्टॉक जो है 90 लेवल्स तक रैली कर सकता है। बिल्कुल, ये राय है IDFC फर्स्ट बैंक पर। लेकिन अब एक और सवाल हम यूट्यूब से ले लेते हैं। हिरेन पांड्या गुजरात से सवाल पूछ रहे हैं। सीमेंस पर ये राय जानना चाहते हैं। 70 शेयर इनके पास हैं और ख़रीदारी का लेवल 6300 ये बता रहे हैं, लेकिन 6300 का लेवल बताइए सीमेंस पर राजेश जी, क्या आपकी राय होगी इनके लिए? क्योंकि 6300 का लेवल चार्ट पर तो मुझे नहीं नज़र आ रहा है। बताइए क्या सलाह होगी सीमेंस पर? देखिए इसका सीमेंस का जो ऑल टाइम हाई दिखाई दे रहा है वो है अराउंड 4000 का, तो इनका कुछ स्प्लिट या डिविडेंड एडजस्ट प्राइस होगा, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो लास्ट कुछ महीनों से कंसोलिडेशन में है। डेफिनेटली होल्ड रखा जा सकता है। 2 लेवल्स ध्यान में रखने होंगे। एक होगा अराउंड 3400 के आसपास का। 3400 लेवल जैसे ही क्रॉस करता है स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है, जो लास्ट 1-2 महीने से लैकिंग है। जैसे ही 3400 क्रॉस होता है तो पहला जो ऑल टाइम हाई है अराउंड 4000 का, तो वो रिटेस्ट हो सकता है एंड पॉसिबली देन हायर टारगेट्स अराउंड 4400 भी ओपन अप हो सकते हैं। तो डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। 3400 का जो है एक ट्रिगर पॉइंट होगा। नीचे में अगर आप देखें तो 3000 के आसपास कई समय से एक हायर बॉटम स्ट्रक्चर बना, तो वो एक सपोर्ट है और हम एक्सपेक्ट करें कि वो इंटैक्ट रहेगा। तो फिलहाल के लिए 3400 का ट्रिगर पॉइंट के लिए वेट कीजिए। तो 3400 का लेवल ध्यान रखिए, वहां से ट्रिगर हो सकता है स्टॉक, और 4000 और उसके ऊपर तक के लक्ष्य आपको आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। नरेश पाल सिंह लखनऊ
उत्तर प्रदेश से इन्होंने अपना सवाल यूट्यूब पर पूछा है। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स यानी GSFC पे राय जानना चाहते हैं और इनके पास 2000 शेयर हैं, 190 के भाव पे इन्होंने ख़रीदा है और इनके भाव के आसपास ही फिलहाल स्टॉक 6340 रुपये का यहाँ पर इनको फ़ायदा होता हुआ। वैसे केमिकल और बाकी स्पेस में कुछ खबरों का भी अभी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, सीजनैलिटी फैक्टर भी होता है राजेश जी इस तरह के स्टॉक्स में। तो GSFC बताइए यहाँ से कैसा लगता है? इनकी बाइंग तो ठीक है, 190 पे खरीदा है इन्होंने। देखिए, एक अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है बट एक सपोर्ट लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप मई मंथ में देखें तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश गैप देखने को मिला था 13 मई को, एंड वहाँ से जो है स्टॉक रैली किया था फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 185 टू टूवर्ड्स 210 220 लेवल्स तक। तो अभी उन्हीं सपोर्ट लेवल्स को रिटेस्ट कर रहा है, अपना रैली के ओरिजिन पॉइंट के आसपास है। यहाँ पे मल्टीपल लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस भी है, तो फिलहाल के लिए होल्ड रखने की सलाह होगी। 180 के आसपास सपोर्ट है। ऑन द हाई साइड अगर आप देखें तो 200 के आसपास 200 DMA है, उसे क्रॉस करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है टूवर्ड्स 220। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, 180 के आसपास स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। फिलहाल के लिए होल्ड रखने की सलाह है और 180 के पास काफ़ी अच्छा सपोर्ट है और आगे भी 200 या 200 से ऊपर के लेवल जो है वो राजेश जी को दिखाई दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, हमें अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको देते हैं। दक्षिण कोरिया में आज चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिले। मुलाकात के बाद ट्रंप ने बताया कि बातचीत बेहद ही सकारात्मक रही है। बैठक में और क्या हुआ, इस पर और जानकारी के लिए जुड़ रही है हमारी सहयोगी सुमिता करीर। जी, जो मीटिंग थी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में वो कंक्लूड हो चुकी है और प्रेसिडेंट ट्रंप वापस यूनाइटेड स्टेट्स के लिए रवाना हो चुके हैं अपने एयरफोर्स 1 में। इनफैक्ट जब उनसे रिपोर्टर्स ने पूछा अपनी फ्लाइट बोर्ड करने से पहले कि मीटिंग कैसी थी, तो उन्होंने बोला ऑन अ स्केल ऑफ 10 द मीटिंग वाज एट 12। ही एसेंशियली सेड कि मीटिंग काफ़ी अच्छी रही दोनों साइड्स के बीच में। और बाकी जो मेन हेडलाइन है, जो मेन टेक अवेज एज फार एज दैट मीटिंग इज कंसर्न, देयर इज नो ऑफिशियल रीड आउट फ्रॉम आइदर द यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, बट डोनाल्ड ट्रंप हैज अग्रीड टू ब्रिंग डाउन फेंटेनल टैरिफ्स और 10% फेंटेनल टैरिफ्स कट कर दिए गए हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट डोनाल्ड ट्रंप इज बीन वेरी इंसिस्टेंट ऑन टैकलिंग द इशू ऑफ fentanyl flowing into the United States. In fact, उसके बदले में जो अनाउंस हुआ है वो ये हुआ है कि चाइना और US के बीच में जो रेयर अर्थ मटेरियल्स का इशू था वो 1 साल तक उसको होल्ड पे रख दिया गया है, एंड आफ्टर 1 year that will be negotiated once again. In fact, on the issue of soybean purchases, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स चाहता था कि चाइना ज़्यादा सोयाबीन परचेसेस करे, ट्रंप ने बोला कि चाइना हैज़ agreed for tremendous amounts of soybean and other farm purchases and products. In fact, he also claimed that President Trump is going to be traveling to China once again in April, और उसके बाद President Xi Jinping भी United States में travel करेंगे। उन्होंने ये भी अपडेट दिया। उसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर को लेके बातचीत हुई। However, it's important to note a couple of key things. कुछ ऑब्जर्वेशंस है। अगर रशिया यूक्रेन के बारे में बात हुई तो क्या कुछ अश्योरेंसेस दी चाइनीज साइड ने कि वो रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे, गिवन द फैक्ट दैट डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन अटैकिंग चाइना ऑन रशियन ऑयल परचेसेस। सेकंड पॉइंट टू नोट हियर इज दैट अभी जो टैरिफ कट किए हैं वो 10% कट किए, विच could mean that अभी भी 47% टैरिफ्स चाइना के ऊपर अप्लाई करता है। तो क्या इसका मॉडल बाकी कंट्रीज के लिए भी यूज किया जाएगा, जैसे फॉर इंस्टेंस फॉर इंडिया? थर्ड पॉइंट टू नोट इज दैट the issue of Taiwan essentially never came up. ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एयरक्राफ्ट को बोर्ड करते हुए बोला कि the issue of Taiwan, which is very politically sensitive for China, never came up. तो क्या यूनाइटेड स्टेट्स ने to a large extent accede कर दिया है चाइना की डिमांड्स को? Well, we'll have to wait and see कि ऑफिशियल रीड आउट क्या बोलता है। शुक्रिया करेंगे सुमिता इन तमाम डिटेल्स को बताने के लिए, और जाहिर सी बात है कि इसमें और भी बहुत सी चीज़ें जिस पर मार्केट रिएक्ट करता हुआ नज़र आएगा वो भी देखना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर तो हम यूएस स्टॉक के फर्स्ट एडिशन को ख़त्म करते हैं, लेकिन यहाँ जाने से पहले आपको एक जानकारी दे देते हैं। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग करनी होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग
बाइंग करना भी उतना ही ज़रूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कर। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वो अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें। नमस्कार, मेरा नाम है रक्षा रावत और आप देख रहे हैं अपना खास शो योर स्टॉक्स। योर स्टॉक्स में आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, जिनके जवाब हम अपने दिग्गज एक्सपर्ट से लेंगे। तो सवाल पूछने का जरिया काफ़ी आसान है। आपके स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर कॉल करके, एसएमएस करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके भी अपना सवाल हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भेज सकते हैं। लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है हमें अपने मेहमान का स्वागत करने का। investic4edu.com से आदित्य अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। गुड आफ्टरनून आदित्य जी। बाजार में सुस्ती का माहौल, कल की अच्छी तेजी के बाद आज बाजार दिन के निचले स्तरों पर इस वक्त कह सकते हैं कि कारोबार करता हुआ 150 अंकों की गिरावट निफ्टी में 25,900 के लेवल पर इस वक्त कारोबार करता हुआ। निफ्टी बैंक की बात करें तो 224 अंकों की गिरावट यहां पर और 58,150 के आसपास इस वक्त कारोबार करता हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप से भी सपोर्ट नहीं है। बाजार के दिग्गज रिलायंस हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, इनसे भी बाजार को आज सपोर्ट नहीं मिल रहा है। क्लियरली ग्लोबल जो क्यूज थे उनका जो है दबाव हम एक तरफ से कह सकते हैं कि बाजार में हमें देखने को मिल रहा है। क्या रणनीति होगी, क्या राय होगी आपकी इंडेक्स पर, बताइए। गुड आफ्टरनून रक्षा, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। अगर हम देखें तो मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में एंटर कर चुका है। एक अच्छा खासा हमने अपमूव देखा था इक्विटी मार्केट्स में, नीचे 24,624 500 के लेवल से हमने लगातार 26,100 तक के अपमूव्स देखे हैं। उसके बाद अब कहीं ना कहीं मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में आ चुका है। तो ये कंसोलिडेशन फेज मुझे लग रहा है थोड़े दिन और चल सकता है। नीचे 24,800 का 25,800 का एक अच्छा सपोर्ट है, माफ करिएगा 25,800 से लेके 26,200 का एक रेजिस्टेंस है। तो मुझे लग रहा है कि 400 पॉइंट के दायरे में निफ्टी थोड़े दिन ट्रेड करना चाहिए। एक बार ब्रेकआउट आ जाए 26,200 के ऊपर तो फिर हम देखेंगे मार्केट एक फ्रेश ऑल टाइम हाई की तरफ ट्रेंड करेगा। ओवरऑल मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा वीकनेस हमें मार्केट्स में देखने मिलेगी। थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग यस हमें देखने मिल सकता है। 25,800 तक का डाउन साइड निफ्टी पे है। और अगर हम बैंक निफ्टी की चर्चा कर ले यहाँ पे तो 58,000 का एक इमीडिएट सपोर्ट है। अगर 58,000 ब्रेक करता है तो मे बी 57,900 तक टेस्ट कर सकता है। जी बिल्कुल, ये रणनीति थी इंडेक्स पर। लेकिन अब आपके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं विक्रम। गुड आफ्टरनून विक्रम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं और कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? गुड आफ्टरनून मैम, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। मेरी RIL के ऊपर एक क्वेरी थी। 50 स्टॉक्स मेरे पास हैं 790 के प्राइस पे। रिलायंस के स्टॉक्स है आपके पास? जी 790 की प्राइस पे है। तो ऑल मेरा लगभग 35,000 का प्रॉफिट है इसका। जी बिल्कुल, नजरिया आपका कितना है, क्योंकि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट है। एक बार नजरिया आप बता दीजिए। मैं जानना चाहता था कि मुझे एग्जिट मतलब पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या जो अवस्था है उसी में मुझे रहने देना चाहिए एज इट इज। बिल्कुल आदित्य जी, रिलायंस का शेयर है इनके पास 50 शेयर, खरीद भाव इनका 790 रुपए का। और अभी एक महीने की बात की जाए तो उसमें भी अच्छी खासी 10% की तेजी और पिछले 5 दिन में भी लगभग 4% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। और आज भी स्टॉक जो है आज थोड़ा दबाव दिख रहा है, आधे 1% का दबाव है। इनका सवाल है कि क्या पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, एग्जिट कर लिया जाए, क्योंकि अच्छा खासा मुनाफा है। क्या मुनाफा बांधे या फिर होल्ड करे? पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा इनको, बहुत ही अच्छे प्राइस पे इन्होंने बाई करके रखा और पेशेंटली वेट किया। रिलायंस हम जानते हैं कि वैसे आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है जैसे कि बाकी स्टॉक्स ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया है रिसेंटली। बट अब जो एक हमें अपमूव रिलायंस में देखने मिल रहा है, मेरा मानना है कि इसको होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। कहीं ना कहीं यहाँ से हमें एक बार ऊपर के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 1600 इमीडिएट टारगेट रहेगा स्टॉक पे। अगर 1600 के आसपास स्टॉक दिखता है तो एक बार फिर से इसको रिव्यू कर ले स्टॉक को। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है शायद स्टॉक 1600 निकाल के 1800 के लेवल्स तक टेस्ट कर सकता है रक्षा। तो डेफिनेटली करंट लेवल्स पे होल्ड करे
और एक बार 1600 के आसपास वापस से रिविजिट करे, वापस से कॉल कर सकते हैं आपके चैनल पे और एक बार वापस से व्यू ले सकते हैं 1600 के आसपास क्या करना है। और अगर 1600 क्रॉस करता है तो फिर 1800 तक के लेवल्स मुझे रिलायंस में देखने मिल रहे हैं, क्योंकि इनकी बाइंग बहुत ही ल्यूक्रेटिव है। मैं सजेस्ट करूंगा आप बने रहे स्टॉक में, हड़बड़ाए ना, जैसा कि हमने पेशेंस दिखाया है, और 1600 पे एक बार वापस से रिविजिट करते हैं। फिलहाल होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है विक्रम जी, और 1600 के लेवल भी आगे देखने को मिल सकते हैं। 1600 के लेवल पर एक बार रिव्यू कर ले स्टॉक्स को और उस समय देखें कि क्या स्टॉक का मोमेंटम आगे भी बरकरार रह सकता है। तो 1600 के लेवल बिल्कुल होल्ड करके रखिए आप अपनी खरीदारी को। अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। शिव शरण अग्रवाल कानपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। बताइए कौन सा स्टॉक है आपका जिस पर आप जानना चाहते हैं राय? नमस्कार मैम, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन डेल्टा कॉर्प पर है, 500 शेयर हैं 80 रुपए पर, तो मैं कितने समय तक रखूं कि इसमें मुझे कुछ मुनाफा मिल जाए? दूसरा शेयर कौन सा है आपका? दूसरा शेयर है जैन इरिगेशन, ये भी 500 हैं 54 रुपए 50 पैसे पर। ये मैं कितना समय रखूं कि मुझे मुनाफा मिल जाए? जी, आपका दूसरा स्टॉक तो हमारी लिस्ट में नहीं होगा, लेकिन डेल्टा कॉर्प पर आपको हम राय दिला देते हैं। 500 शेयर 80 रुपए का भाव। फिलहाल आज भी तेजी हल्की फुल्की दिखाई दे रही है। 78 रुपए के लेवल पर इस वक्त कारोबार करता हुआ, और 52 वीक हाई इसका 131 रुपए का है। तो इनका सवाल है कि क्या किया जाए, आगे होल्ड करें कि नहीं? बताइए आदित्य जी, क्या सलाह होगी इनके लिए? रक्षा शेयर में हमने देखा है लगातार एक डाउनसाइड देखने मिला है, लोअर लोज लोअर हाइज बनाते आया है और कोई भी अपमूव नहीं है। तो वीक तो है स्टॉक काफी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकी खरीद भाव से भी काफी नीचे आ चुका है स्टॉक। एक बार 66-65 रुपीज का इमीडिएट सपोर्ट है यहाँ पे। इमीडिएट अपसाइड मुझे नहीं लग रहा स्टॉक में आने वाला है, थोड़ा समय देना पड़ेगा। स्टॉक अभी तक रिवर्सल नहीं दिखाया है, डाउन ट्रेंड में ही इंटैक्ट है स्टॉक। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा एक बार 65 रुपीज का स्टॉप लॉस बना के ट्राई कर सकते हैं। जब तक कि स्टॉक 100 रुपए के ऊपर नहीं निकलता है, मैं इसमें फ्रेश पोजीशन बनाने की बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। और अगर छोटे से लॉस को ये बुक करके एग्जिट करके कोई बेटर स्टॉक में एंटर करना चाहे तो मेरे ख्याल से वो बेटर सजेशन रहेगा, क्योंकि इस पे अभी तक भी रिवर्सल नहीं आया है। और अगर इनको बने ही रहना है ये स्टॉक में तो 65 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगाए और रखे और देखे कि एक बार 100 रुपए के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो। आपके लिए डेल्टा कॉर्प पर आदित्य जी की तरफ से। अब अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। राजेश जी हमारे साथ मुंबई से इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। नमस्कार राजेश जी, बताइए कौन से शेयर पर आप राय जानना चाहते हैं? चैनल का बहुत ही बड़ा काम है राजेश जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छी अच्छी राय आपके यहाँ से मिली है तो हमने बहुत अच्छा किया है। मेरा सवाल है फाइजर के लिए। फाइजर इंडिया मेरे पास 50 शेयर हैं, 5250 रुपीज में लिए हुए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका एप्रिसिएशन कब इतना अच्छा होगा जो मैं इसको एबर्ट कंपनी की तरह देख सकूं। एक मेरा सवाल फाइजर के लिए है और दूसरा प्लीज एक ले लीजिए, मेरा है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ। वो मैंने 30 शेयर्स लिए हुए हैं 6200 रुपए में, तो जरा उनके बारे में बताइए। तो यही उम्मीद रहती है कि ये मल्टीनेशनल कंपनी है तो बहुत अच्छा करेंगी, जब एबर्ट को देखने के बाद तो यही महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जरा अगर आप मुझे राय दे सकते हैं इसके बारे में। जी बिल्कुल राजेश जी, फाइजर पर आपको राय दिला देते हैं। 50 शेयर 5250 का लेवल और इस वक्त आपके लेवल के आसपास ही कारोबार करता हुआ। बताइए क्या सलाह होगी आदित्य जी इनके लिए? 50 शेयर है इनके पास। बने रहना चाहिए रक्षा, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई इसमें दिक्कत है स्टॉक में बने रहने के लिए। कंसोलिडेशन चल रहा है स्टॉक में और एक अच्छे अपमूव के बाद हमें यही देखने मिलता है कि स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में रहते हैं। बने रहे। ऊपर में लक्ष्य यहाँ पे 6400 से लेके 6600 का निकल कर आता है। थोड़ा समय देना पड़ेगा, मैं कहूँगा पैनिक ना करे, इसमें 1 साल का समय दे स्टॉक में और आपको बेहतरीन रिटर्न्स निकल कर आएंगे। नीचे 5000 का अच्छा सपोर्ट है, तो आपको चाहिए तो आप एक स्टॉप लॉस 5000 के नीचे का लगा के रख सकते हैं और होल्ड करें स्टॉक को। जी बिल्कुल, आपके लिए बने रहने की सलाह, पैनिक नहीं करना है इस लेवल पर। अच्छा स्टॉक है और आगे भी तेजी का मोमेंटम जारी रह सकता है, तो बिल्कुल होल्ड करें। लेकिन फिलहाल हमारे खास सेगमेंट का वक्त हो चुका है ऑप्शंस के चैंपियन।
ऑप्शंस के खास सेगमेंट में ऑप्शंस का चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, गुड आफ्टरनून। बताइए, ऑप्शंस में आज आपकी नजर कहां पर है? गुड आफ्टरनून। वेल, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन मेरे ओर से रहेगा। स्टॉक का नाम है एनटीपीसी रेशियो, एनटीपीसी एंड स्ट्रेटेजी का नाम है रेशियो स्प्रेड। यहाँ पे हम जो स्ट्रेटेजी सजेस्ट करें वो कोई एक नेकेड चीप ही नहीं है, बट एक प्रॉपर हेड स्ट्रेटेजी है। जिस हिसाब से एनटीपीसी ट्रेड हो रहा है, अकॉर्डिंग दैट 345 का जो पुट है नवंबर सीरीज का एनटीपीसी का 345 का पुट जो फिलहाल ₹7.35 पे ट्रेड हो रहा है, वो खरीदने की सलाह है। और सामने 342.50 का जो पुट है वो 2 लॉट यहाँ पे बेच के चलने की सलाह है, और इसका जो प्राइस चल रहा है वो 6.20 रुपीज के अराउंड है। ओवरऑल मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो 97,000 है। एंड मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करें तो अगर 342 के अराउंड अगर एक्सपायरी आती है तो 10,575 के अराउंड का हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। एंड मिनिमम प्रॉफिट अगर यहाँ से 1 डे रैली आती है तो 7,575 का एक अच्छा प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम लॉस एज पर एक्सपायरी जो है वो 333 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 3,000 तक का लॉस यहाँ पे होते हुए हमें देखने को मिल सकता है एज पर एक्सपायरी। तो यहाँ पे एनटीपीसी रेशियो स्प्रेड इनिशिएट करके चलने की सलाह रहेगी हमारे ओर से। एनटीपीसी की रेशियो स्प्रेड कॉल यहाँ पर आपको कुणाल जी की ओर से, और 345 की पुट खरीदनी है ₹7.35 पर, और 342.5 की पुट बेचनी है ₹6.02 पर। ये बेहतरीन कॉल देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी। और एक डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो एफएनओ में हम जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो 10 में से करीबन 9 लोगों को, यानी 90% लोगों को नुकसान होता है। औसतन नुकसान है वो 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है, और मुनाफा होने के बाद भी 15 से 50% तक ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। तो ये डिस्क्लेमर सोच समझ कर ही आप एफएनओ में ट्रेड करें। लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लेकिन कैनरा बैंक के सितंबर तिमाही के नतीजे आ चुके हैं। मुनाफे में हल्की बढ़त, और एनआईआई भी यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिली है। एनआईआई 9,141 से घटकर जो है, नहीं 9,315 से घटकर 9,141 है YOY बेसिस पर। ग्रॉस एनपीए पर देखें तो यहाँ पर भी दबाव देखने को मिल रहा है, और नेट एनपीए पर भी हमें दबाव देखने को मिल रहा है। तो एनआईआई में गिरावट, ग्रॉस एनपीए भी घटा है और नेट एनपीए भी घटा है। हालांकि मुनाफे में हल्की बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। बताइए, क्या सलाह होगी आपके कैनरा बैंक के स्टॉक पर? मैं सजेस्ट करूंगा बने रहना चाहिए स्टॉक में। एक फ्रेश ब्रेकआउट है, हालांकि नंबर्स थोड़े से वीक दिख रहे हैं प्राइमा फेसी, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो स्ट्रेंथ काफी है पीएसयू बैंक्स में, रक्षा, और अगर किसी के पास है स्टॉक तो बने रहना चाहिए। अगर थोड़े बहुत प्रॉफिट टेकिंग आती भी है तो मुझे नहीं लग रहा बहुत ज्यादा करेक्शन आएगा। 125-120 अच्छा सपोर्ट है स्टॉक में, और आने वाले दिनों में शायद हो सकता है 150 के ऊपर स्टॉक निकल सकता है। तो डेफिनेटली ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, मोमेंटम स्ट्रांग है, पीएसयू बैंक्स में बने रहना चाहिए। काफ़ी अच्छी खरीदारी हमें बीते सेशंस में देखने को मिली है, और काफ़ी अच्छा स्टॉक है कैनरा बैंक। आगे भी मोमेंटम बना रहेगा। होल्ड करने की सलाह कैनरा बैंक के स्टॉक पर, और नतीजों का एक इम्पैक्ट भी शेयर पर हमें इस वक्त दिखता हुआ। लेकिन अब अपने कॉलर को जोड़ लेते हैं। नवनीत कुमार गुप्ता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नवनीत जी नमस्कार, बताइए कौन से शेयर पर है आपका सवाल? नमस्ते मैडम, मेरे पास सेल के 2000 शेयर हैं जो कि 136 के भाव के हैं, तो क्या करना चाहिए? सेल के 2000 शेयर आपके पास हैं और भाव है आपका 136 रुपए, 136 रुपए कुछ पैसे पर ही ट्रेड कर रहा है। तो कब की खरीदारी है आपकी? आज ही लिया है क्या स्टॉक? नहीं, आज ही लिया मैडम, उसको टाइम हो गया है, 2-4-6 महीने पहले लिया था मैंने। और आगे नजरिया कितने समय का है आपका? कब तक बने रहना चाहते हैं आप स्टॉक पे? हाँ, मतलब जैसा भी है तो बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बने रह सकते हैं शेयर पर। सेल 136 की खरीदारी, 2000 स्टॉक, और
इन्हीं के लेवल पर कारोबार करता हुआ, तो बताइए क्या रणनीति होगी इनके लिए आदित्य जी? मेटल स्टॉक्स में हम देख रहे हैं रक्षा एक अच्छा खासा अप मूव आ रहा है और सेल काफी समय बाद एक रिकवरी दिखाया। हालांकि आज स्टॉक डाउन है 3%, बट कल तक हमने देखा था अच्छे वॉल्यूम्स पे अच्छे खासे एक अप मूव देखने मिला। तो बने रहे स्टॉक में, एक नीचे स्टॉप लॉस लगा है 128-127 रुपए का अच्छा सपोर्ट है, तो 127 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए यहाँ पे और बने रहे। आपको आने वाले दिनों में 180 से 200 रुपए के लेवल से देखने मिल सकते हैं, तब एक बार आप सोच सकते हैं प्रॉफिट टेकिंग के लिए। बट ओवरऑल आप इसमें 6 महीने का समय दें और आपको आने वाले दिनों में अच्छी बढ़त सेल्स के स्टॉक में देखने मिल सकती है। पहला टारगेट 180 का रहेगा, उसको अगर निकालता है तो फिर 200 रुपए का टारगेट। 180 और 200 तक के लेवल आगे देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह जो आपको दी जा रही है। आज हालांकि थोड़ा दबाव है मेटल स्टॉक में, लेकिन पिछले 6 दिनों की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें मेटल स्टॉक्स में देखने को मिला है। लेकिन होल्ड करें शेयर में, आगे भी मोमेंटम जारी रहेगा। अगले कॉलर को जोड़ लेते हैं। जयदीप गांधीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयदीप जी बताइए कौन से शेयर पर है आपका सवाल? वारी एनर्जी। वारे एनर्जी कितने शेयर है और अपना खरीद भाव भी बताइए। 3,660 रुपया 50 शेयर है 50। 3,660 रुपए 50 शेयर। जी बिल्कुल, 3,456 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ और पिछले 5 दिनों में एक प्रेशर हमें स्टॉक पर देखने को मिल रहा है 4% तक का। आज भी लाल निशान में कारोबार करता हुआ, तो बताइए क्या सलाह होगी इनके लिए इस लेवल पर? बने रहना चाहिए, थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है स्टॉक में। एक अच्छा खासा अप मूव आया था, अनफॉर्चुनेटली इन्होंने एकदम टॉप पे ले लिया है स्टॉक को। नीचे से 2200 के लेवल से स्टॉक में हमने देखा एक बड़ा अप मूव आता हुआ। करंट लेवल से मैं सजेस्ट करूंगा एक बार स्टॉप लॉस लगाएं यहाँ पे 3400 का और बने रहे। ऊपर के लेवल्स पे 3800 अगर निकलता है तो फ्रेश अप मूव हमें देखने मिल सकता है। स्टॉक में थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, इमीडिएट मुझे अप मूव नहीं दिख रहा है, ऐसी कोई वीकनेस भी नहीं दिख रही स्टॉक में, तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा एक 3400 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और बने रहे स्टॉक में। लगाएं 3400 के लेवल पर स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे बने रहने की सलाह आपको आदित्य जी की ओर से मिल रही है। अगला सवाल यूट्यूब से हेमराज जी का है। यूको बैंक के शेयर हैं इनके पास, 74,000 शेयर है, माफ कीजिएगा, और 34 का इनका खरीदारी का लेवल है। 32 के लेवल पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ। आज भी आधे % की कमजोरी, लेकिन पिछले 1 महीने की बात करें तो 7% का मोमेंटम और अच्छी खासी रिटर्न दिए ही हैं पिछले 1 महीने में। लेकिन आज शेयर में दबाव और 34 के लेवल की खरीदारी 32 पर ट्रेड करता हुआ 74,000 शेयर और घाटा इनको होता हुआ क्योंकि क्वांटिटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। बताइए यूको बैंक पर क्या सलाह होगी आदित्य जी आपकी? रक्षा अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने बहुत अंडर परफॉर्म किया है बैंकिंग क्षेत्र में। अगर हम देखें तो सारे पीएसयू बैंक्स ऑलमोस्ट 52 वीक हाइस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। यूको बैंक ने बहुत अंडर परफॉर्म किया है, बट अब जो थोड़ा बहुत अप मूव यहाँ पे देखने मिल रहा है, चांसेस आर की स्टॉक एक बार 35 से लेके 40 रुपीज को टेस्ट कर सकता है। तो एक बार बने रहे क्योंकि क्वांटिटी भी काफी बड़ी है, इनकी नुकसान काफी भारी हो जाएगा अगर ये करंट लेवल्स पे एग्जिट करेंगे। तो एक बार बने रह सकते हैं स्टॉक में। 35 रुपए से लेके एक बार 40 रुपए तक के लेवल्स यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। एक बार 35 के आसपास फिर से रिविजिट करे, कॉल कर ले, एक बार फिर से जानकारी ले ले स्टॉक में क्या करना है। अगर 35 को क्रॉस करता है तो चांसेस आर कि एक बार 40 के आसपास स्टॉक जा सकता है। तो करंट लेवल्स पे बने रहने की सलाह है। एक बार 35 का पहला टारगेट वहां पे एक बार रिविजिट कर ले स्टॉक को। 35 क्रॉस करता है तो 40 के लेवल्स। करंट लेवल पर बने रहने की सलाह, लेकिन 35 के लेवल पर एक बार रिविजिट जरूर कर लें। शेयर पर क्या आगे का मोमेंटम दिखेगा इस पर एक बार जरूर राय ले लें। लेकिन इस वक्त सवालों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं और आदित्य जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और हमारे दर्शकों की जो उलझने हैं शेयर को लेकर वो सुलझाने के लिए। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको दे देते हैं। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे कि सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं और खर्चों की भी प्लानिंग करनी होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह हमें अपने निवेश की प्लानिंग करना भी ज़रूरी है। इसकी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर्स अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश की आदत को प्रोत्साहित करना है ताकि वे अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें।